वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे थे आरपीएससी पीजीटी 16, जिसमें हमने कर लिया है 75 क्वेश्चन और हमारे 75 क्वेश्चन जो रह गए थे उनको हम अब कवर करेंगे इस पार्ट में, और इसी के साथ साथ हमारा आरपीएससी पीजीटी 16 भी कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा हमेशा होती है। तो कंपटीशन हमने उसमें भी बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो कंपटीशन हमेशा क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है और इम्पर्सनल स्ट्रगल होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल सेट। रोल सेट की बात किसने की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, मर्टन ने बात की। उसके बाद है इंटरव्यू गाइड यूज्ड बाय। इंटरव्यू गाइड का सहारा कौन लेता है या किस में लिया जाता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर ही इसका सहारा लेता है, या साक्षात्कार निर्देश का जो है वो इंटरव्यू के दौरान किसके द्वारा प्रयोग लाई जाती है, तो जो इंटरव्यूअर यानी जो अधिकारी होगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, वो इसका यूज़ करता है, इंटरव्यू गाइड का। नेक्स्ट है मैसूर की ओकालिगा जो कास्ट थी उसका अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ओकालिगा में जो बात की थी उन्होंने, वो था डोमिनेंट कास्ट के लिए प्रसिद्ध है। आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जा रहा है आजकल। तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस। तो जो लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाता है, उसके लिए आर्टिकल 16 जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस की वो बात करता है। उसके बाद है आर्टिकल 330 इज़ मेंट फॉर। 330 किस लिए बना, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये बात करता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण करता है। तो ये लोकसभा में बात करेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ रिजर्वेशन सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट। तो लोकसभा में बात करता है आर्टिकल 330, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कितना भी पुराना हो गया हो, लेकिन आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर इज एसोसिएटेड विद। स्पेंसर किससे एसोसिएटेड है, तो वो हैं सोशल इवोल्यूशन से, क्योंकि बाकी इसमें से है नहीं, तो इसलिए वो होंगे सोशल इवोल्यूशन से। नेक्स्ट है हु रोट द बुक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बुक किसने लिखी है, ये लिखी है फूको ने, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद है व्हेन डिड सोशियोलॉजी डेवलप एज ए स्पेशल सब्जेक्ट। तो स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी कब डेवलप हुई थी, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं 1838 में। अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स सोशियोलॉजी क्या है, तो सी राइट मिल्स के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है वो है एक क्राफ्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं एक शिल्प। तो सी राइट मिल्स ने जो सोशियोलॉजी को माना है वो क्या माना है, क्राफ्ट माना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लर्न कर लेना। सी राइट मिल्स सोशियोलॉजी को एक क्राफ्ट मानते हैं। उसके बाद है हु सेड सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने समाजशास्त्र को कहा, समूहों का विज्ञान है और बहुत फेमस है, जॉनसन कहते हैं, ये तो लर्न हो चुकी होगी। उसके बाद कहा समाजशास्त्र को ना तो हम सार्वभौमिक विज्ञान मान सकते हैं और ना ही मानव का संक्षिप्त विज्ञान चित्रण प्रस्तुत करने वाला मान सकते हैं। तो फिर हम क्या मान सकते हैं, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शाता है कि कोई फ्री इंडिपेंडेंट साइंस तो ये है नहीं, और ना ही कोई विशिष्ट पर्टिकुलर साइंस है। सोशियोलॉजी रिलेटेड है किससे, दूसरे सोशल साइंस से, इसीलिए हम ना तो ये मान रहे हैं ना तो हम ये मान रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो आपका आंसर जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में क्या सही है, तो जब हम सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं तो क्या सही है, ये सबसे बाद में विकसित हुआ था। सोशियोलॉजी जो हुआ था सबसे लास्ट में, जब मैंने आपको बताया था, तो इट डेवलप्ड लास्ट एज पर सीक्वेंस, तो इसी वजह से ऑप्शन 2 आपका सही है। उसके बाद पूछ रहा है गेमन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट का जो शब्द है वो किसने दिया, टॉनिज ने। ये भी पूछा जा चुका था अभी पीजीटी में जब आप कर रहे थे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है। तो कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं होगी, तो समाज तो अमूर्त होता है, तो जब अमूर्त होता ही है तो मूर्त कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है, संबंध होगा, संघर्ष होगा।
गेमेनसाफ्ट का भी यूज़ किसने किया है, पूछ रहा है गेमेनसाफ्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो गेमेनसाफ्ट की जब बात होगी तो कम्युनिटी होगा, और गेसेलसाफ्ट अगर होगा तो आपका हो जाएगा समिति। उसके बाद है सजातीय की विशेषता किस में पाई जाती है, यानी होमोजेनिटी किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कम्युनिटी में। उसके बाद है आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूहों का क्या नाम होता है, तो जो फेस टू फेस सोशल क्लोज रिलेशनशिप होगी उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है, तो सेकेंडरी ग्रुप को पूछ रहा है किसका उदाहरण है, तो सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा ट्रेड यूनियन, बिकॉज फैमिली, प्ले ग्रुप, पीयर ग्रुप ये सारे प्राइमरी ग्रुप हैं। केम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया था, तो केम कपाड़िया ने जो परिवार का अध्ययन किया वो किया नवसारी में। टायलर ने धर्म की व्याख्या किस पर्सपेक्टिव में की, तो टायलर ने जो धर्म की व्याख्या की वो की थी मेटाफिजिकल, तात्विक दृष्टिकोण से की थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन आप प्लान कर लेना। तो टायलर ने जो अपनी रिलीजन की व्याख्या की वो की थी मेटाफिजिकल या तात्विक दृष्टिकोण से। उसके बाद है ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है, तो जब हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, काला जादू, काला जादू। उसके बाद है संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, तो कम्युनिज्म में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होता है, तो इसमें टॉलरेंस नहीं होता है, क्योंकि कम्युनलिज्म जो होता है वो अपने ही सब कुछ रखता है, तो इसीलिए उसमें पूर्वाग्रह होता है, तनाव होता है, असुरक्षा होता है, तो टॉलरेंस नहीं होगा। क्या क्या होगा, पूर्वाग्रह होगा, टेंशन होगी, और इनसिक्योरिटी होगी, असुरक्षा होगी। अगर पूछ ले कौन सा तत्व होता है तो आपको ये 3 याद करने होंगे कि ये 3 तत्व होते हैं जिसमें से टॉलरेंस नहीं होता, सहिष्णुता नहीं होता है। भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण तो इकोनॉमिक है, इसी वजह से तो करप्शन हो रहा है। समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो जब हम समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सोशल चेंज, क्योंकि उसके फंक्शन और उसमें स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो सामाजिक परिवर्तन में क्या नहीं सम्मिलित होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसमें नहीं सम्मिलित होगा जलवायु, सोशल चेंज की बात हो रही तो क्लाइमेट उसमें सम्मिलित नहीं होगा, स्ट्रक्चर होगा, यूनिवर्सलिटीज़ होगी और टाइम होगा, ये सारी चीज़ें सोशल चेंज में सम्मिलित होंगी, पर क्लाइमेट सोशल चेंज में सम्मिलित नहीं होगी। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो कारक नहीं है, डेमोग्राफिक है, कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, लेकिन फैमिली वाला वो सोशल चेंज का नहीं है, वो तो अपना पर्सनल उसमें चला जाएगा। तो डेमोग्राफिक चेंज, कल्चरल चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज इज़ अ सोशल चेंज। उसके बाद है ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, जब उद्देश्य की पूर्ति के साथ समाप्त हो गए तो वो समिति हो जाएंगे। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साधारण लोगों की कल्चर को क्या कहेंगे, तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो साधारण जो वो है कल्चर है उसको हम कहेंगे फोक कल्चर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फोक कल्चर कहते हैं जो कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी वो फोक कल्चर के नाम से जानी जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले पूछ रहा है, तो सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, वो है स्पेंसर। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है, तो मैंने आपको अभी भी इसके पार्ट 1 में बताया था पार्सन्स के अकॉर्डिंग, जिसमें सोशल नॉर्म था, सोशल स्टेटस था, सोशल रोल थे, एजेंसी था और भी संस्था इंस्टीट्यूशन था, ये सारे थे, तो इसमें आइडिया नहीं था, तो इस वजह से आइडिया नहीं होगा। डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहेंगे, समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहेंगे, वो कहते हैं स्टेटस। ऐसे ही करके कोई ये क्वेश्चन था दिल्ली पीजीटी में भी आया था, उसमें ऑप्शन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न था, पर इसमें एकदम क्लियर है, उसको कहेंगे जो भी पद हो पोजीशन होगा वो स्टेटस होगा। सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है, तो जब सीखने की जो प्रोसेस होगी उसके आधार पर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल आधार पर प्रस्तुत किया प्याजे ने, जिसमें उन्होंने 6 स्टेज और 4 स्टेजेस बताई हैं अलग अलग।
तो लर्निंग प्रोसेस ऑन साइकोलॉजिकल बेस, जब साइकोलॉजिकल बेस की होगी तो जीन प्याजे हो जाएंगे। ओके। सामाजिककरण के सिद्धांत में दुर्खाइम का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? तो अब पूछ रहा है दुर्खाइम का दृष्टिकोण तो सामाजिक है। आगबन और निमकॉफ के अनुसार वो कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? तो वो है, जब सीमित करेगा तो सोशल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मिनिमाइज कर रहा है उसको। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का फॉर्म नहीं है? तो सामाजिक नियंत्रण का फॉर्म कौन सा नहीं है? कॉन्शियस अनकॉन्शियस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इसका फॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं? तो ये आपस में किस प्रकार से संबंधित हो जाएंगे? ब्लड किनशिप से संबंधित हो जाएंगे। कैसे? एक व्यक्ति है, उसका भाई है, भाई के बच्चे हैं, तो ये रक्त संबंधी नातेदार हो जाएंगे। द्वितीयक नातेदार में कितने होते हैं? 33। व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने क्या कहा है? तो टायलर ने कहा है इनको टेक्नोनॉमी, जिसमें हम दूसरे के नाम से बुलाते हैं। भारत में जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या का अनुपात था वो कितना था? तो वो था 940। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु क्या है? तो भारत में जो महिलाओं की इसमें पूछ रहा है, तो महिलाओं की क्या है? 69.6 ईयर्स। भारत में वर्तमान में महिलाओं के जो जीवित रहने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 69.6 ईयर्स। उसके बाद है, सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम लगाना है। तो ये भी पूछा गया था और ये तो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा, हाइपोथेसिस होगा, फिर डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस होगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निदर्शन की कौन सी मेथड उपयुक्त होगी? जहाँ पे कोई भी सूची पहले से नहीं उपलब्ध है तो वहाँ लगेगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद है, ऐसी हाइपोथेसिस जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन अनुसंधान परिकल्पना की जांच के लिए यूज़ की जाती है, तो फिर हम उसे क्या करते हैं? कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है मार्शल मैकलुहन ने। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक है विलियम जेम्स की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिक को जिज्ञासा का पोषण करता है, या अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है? तो अच्छा शिक्षक जो होता है वो ये सारे ही काम करता है। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ऐसी अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, तो वो क्या होगा? पियाजे के अकॉर्डिंग। पियाजे के बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए आप लोग पियाजे को ध्यान से देखिएगा। और इसमें है सेंसरी मोटर स्टेज, ये पूछा गया था अभी। तो सेंसरी मोटर स्टेज है जिसमें क्या होगा? वो चाइल्ड डिस्प्ले करता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पूछ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंसरी मोटर अब इसके अंदर की भी पूछने लगा है तो आप ये भी देख लेना। निम्नलिखित में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछली बार पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एडोलसेंस एज में होती है। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित है, शिक्षण का आधार है किस पे? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन है? तो ये हैं
गर्डेल, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार करेगा? तो वो करेगा दूसरों की गलतियों को बताना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना। तो जो भी एक अच्छा व्यक्ति होता है वो अपनी गलतियों को ढूंढ के सुधारने की कोशिश करता है। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है किस पे? लंबाई भार पे, शब्द भंडार के विकास पर, चिंतन व तर्क के विकास पे। तो वो यही करता है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। समस्या समाधान की योग्यता इसी पे निर्भर करती है। भावनात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? तो वो हो जाएगा सेल्फ एनालिसिस में ये नहीं माना जाएगा। इमोशनल इन इमोशनल इंटेलिजेंस विच विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कंपोनेंट, सेल्फ एनालिसिस उसमें नहीं होगा। उसके बाद है सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस। तो सोशल लर्निंग क्या प्लेस लेती है? किससे लेती है? बाय कांटेक्ट, क्योंकि हम जो सोशल लर्निंग होती है वो कांटेक्ट से ही स्टार्ट होती है, शुरू होती है। उसके बाद है अल्बर्ट बंडूरा का, ये भी बहुत पूछा जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम। कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है कौन सा? टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग का, तो हेट्रोजीनियस ग्रुप, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, नो सोशल इंटरेक्शन, तो ये नहीं होगा। सोशल इंटरेक्शन तो होता ही है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस भी होता है। इसके ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं एम, ऑब्जेक्टिव एंड सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड एवोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष में संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो वो आपको ढूंढना है। तो अप्रोप्रिएट जेस्चर होगा, कंटेंट क्लियरिटी होनी चाहिए, और नहीं अलंकारिक भाषा, रेटोरिक लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, 2 वे प्रोसेस होगा। तो ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर, ये नहीं होना चाहिए। प्रयत्न और भूल, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ट्रायल एंड एरर किसका है? तो ये है किस पे किया गया था? ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है वो किस पे किया गया था? तो वो किया गया था कैट्स पे, बिल्ली पे। www का क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के दौरान अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज़, कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्यूरेसी होती है, वर्सेटैलिटी होती है, स्पीड होती है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद है निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो वो है एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, एलेबोरेट करना और एवोल्यूट करना। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है, तो इसमें आपको अगर नहीं याद हो तो आपको ये याद करना, एक्सप्लोर से शुरू होगा और एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन पे ख़त्म होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि किसी चीज़ को पहले एक्सप्लोर करोगे, फिर जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करके एलेबोरेट और बड़ा कर दिया और फिर हमने मूल्यांकन किया। तो ये है जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है वो टीचिंग का यही होता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्लास का जो फुल फॉर्म है ये कई बार पूछा जा चुका है कि क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ये बहुत जगह पूछा भी गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्लास। जो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं उसकी भी फुल फॉर्म होती है। उसका मतलब होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था NCERT के द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर ऐसे ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? तो वो है पोस्ट मोरल लेवल। पोस्ट मोरल लेवल नहीं होगा, प्री होगा, कन्वेंशनल होगा, सेल्फ एक्सेप्टेबल होगा। तो ये होंगे, पोस्ट की बात वो नहीं करते हैं। जोम्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई
सहायता नहीं है। तो इसमें ये है डूइंग रिसर्च वर्क में नहीं है जोन्स के अकॉर्डिंग। तो मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किस पर दी गई सहायता नहीं है, मेकिंग चॉइस, मेकिंग एडजस्टमेंट, सॉल्विंग ओन प्रॉब्लम्स, लेकिन डूइंग रिसर्च वर्क में नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, ये पूछ रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग कौन सी नहीं है। तो एक्टिविटी एड्स जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, ये सब तो टेक्नोलॉजी है ही, एक्टिविटी करेंगे तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कहाँ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो शिक्षण प्रतिमानों में सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण, अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और चयन, आकलन एवं मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन ये शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, बाकी सारे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एजुसेट का उपयोग कर रहा है, तो इसमें बी और सी में से दोनों ही लग रहा है, तो इस वजह से आयोग ने इसको कर दिया है डिलीट, और इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया गया था और ये ग्रेस मार्क में चला गया था, तो इसलिए बी और सी दोनों ही में से हो सकता है एजुसेट। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा केवल अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है, तो केवल अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक अवधारणा नहीं, डिफरेंशिएशन बाकी सारे हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है, तो भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान, अपने आप को और दूसरे को सम्मान देना, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना, हालातों से संघर्ष करने की क्षमता। तो इसमें होना चाहिए आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति का होना। प्रोसेस क्रिटिकल और फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, ये होगा वेल एडजस्टेड पर्सन जो होगा उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे जो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं और जिनके पेपर में ये आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीजीटी के लिए तो नहीं है, लेकिन बाकी जिनके सिलेबस में है वो लोग ज़रूर इन क्वेश्चंस को कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारण है, तो कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारण पूछ रहा है, तो इंटरनल देखें, इंटरनल फैक्टर, इकोनॉमिक्स, फिजिकल, लैक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोशल फैक्टर। तो ये तो बाहरी है, फिजिकल जो है वही आपका आंतरिक फैक्टर है, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रयत्नों का परिणाम था, क्या था, ब्रूस जोयसी, डेविड आशुबोल, जॉन आशुबोल, जोयसी और व्हील। तो ये पूछ रहे हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसके एफर्ट की वजह से बना था, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो बना था वो बना था डेविड आशुबोल की वजह से। तो आपने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं आरपीएससी 16 में, जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस तो देखने हैं जो पूरे सोशियोलॉजी पे हैं। इसमें से भी कुछ हैं, 2-4 क्वेश्चन तो हैं जो आपको हेल्प पहुंचा सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी जो लोग पेपर दे रहे हैं, जिनके सिलेबस में है, वो लोग 150 क्वेश्चंस को पूरा देखें, क्योंकि इधर से जो भी क्वेश्चन है वो बहुत जगह रिपीट होते हैं, तो उनको पूरा देख लें। और बाकी बहुत ही अच्छा पेपर था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, बहुत सारे आंसर्स जो थे उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी, नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई करने में। इसीलिए कम समय में आपने बहुत जल्दी पूरे 175 क्वेश्चन करके पूरे 150 क्वेश्चन को कर लिए हैं। और आरपीएससी में बहुत ज़्यादा पेपर नहीं है, इसके अलावा 2 पेपर और बचे हैं, उनको हम सॉल्व करके फिर हम दूसरे स्टेट के जो भी पीजीटी पेपर हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और आपको इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।